हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2023 में मैथ्स के पूछे गए 17 जनवरी को टोटल 4 शिफ्टों के 80 क्वेश्चनों का एनालिसिस कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का लिंक मिल जाए। देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लें। उसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ा के थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। बस पिछले जो एग्जाम था उसमें एक चीज और बढ़ाई गई है, वो आपको मैं बता देता हूं कि इससे पहले अलजेब्रा का क्वेश्चन आता नहीं था, लेकिन पिछले जो शिफ्ट है उसमें अलजेब्रा के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वो बहुत सिंपल हैं, आज की क्लास में उनका डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देखिए और उसको सोल्व कीजिए। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 25% सस्ती खरीदे और 60 रुपए कम में बेचे तो 32% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, क्या करना है आपको, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सीधा लिखना है जी, 100 रुपए की वस्तु मान ली हमने, जहां भी परसेंटेज है लगभग, अगर सिंपल डाटा है तो हम मान लेते हैं कि जी वो चीज 100 रुपए की होगी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी 100 रुपए की वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो आप कहोगे जी 100 रुपए की चीज को 15% ज्यादा पे बेचेगा या 15% प्रॉफिट कमा के बेचेगा तो कितने में बेचेगा? तो आप बोलोगे जी सीधा 115 यानी 115 रुपए में बेचेगा। कितना परसेंट लाभ कमा के बेचा है जी? 15% लाभ कमा के बेचा है। अगली बात कह रहा है जी, यदि वह उसे 25% सस्ती खरीदे। कितने परसेंट सस्ती खरीदे भाई? 25%। तो 100 में से 25 घटा दो, कितने बच गए जी? 75। तो यहाँ पे 75 बच गए। तो अब जो चीज थी वो इतने रुपए की हो गई। कितने रुपए की हो गई जी? 75 की। अब वो कह रहा है जी इसे 60 रुपए कम में बेचे तो उसे 32% का लाभ होता है। तो मेरे भाई, हम सिर्फ परसेंट के डाटा उठा रहे हैं यहाँ पे, है ना। या 15% है, 25% है, तो यहां से भी हम इस चीज को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चीज को देखेंगे। और नेक्स्ट चीज क्या है जिसमें परसेंटेज पीछे लगा है? तो यहाँ पे कितना परसेंट लाभ होता है उसको? 32%। तो मेरी बात सुनना ध्यान से कि वो जो 75 रुपए की चीज थी ना, उसको 32% लाभ पर बेचता है। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 75 का 32% निकालना है। तो जिन भाइयों को प्रतिशत निकालना आता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता वो सीख लें। भाई आपको करना है क्या, 75 गुणा में 32/100 करना है। काट दो इसको, 4 से 4 8 32 और 25 चौके 100। 25 से हम 75 को काटेंगे तो 25 दिया 75, यानी 8 गुणा 3 कितना हो गया भाई? 24। यानी 75 की चीज थी, उस पे 24 रुपए कमा के बेचेगा तो कितना रुपए में बेचेगा जी? 99 में। अब देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है जी एक दुकानदार 15% लाभ पर बेचता है, मैंने 15% लाभ पर बेच दी। फिर कह रहा है जी वो उसे 25% सस्ती खरीदता है, मैंने 25% सस्ती खरीद दी। अब वो कह रहा है उसे 60 रुपए कम में बेचता है। हमने ये चीज स्किप कर दी क्योंकि हमें केवल परसेंटेज का डाटा उठाया है। और उसको कह रहा है जी 32% अब लाभ पर बेच दो, तो जी इसका 32% हमने ये बेच दी थी 99 में। अब वो पहले बेच रहा था जी 115 में, अब बेच रहा है कितने में भाई? 99 में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 115 और 99 के बीच में ये कितने कम में बेच रहा है? तो आप बोलोगे जी ये कितने कम में बेच रहा है जी? 16 रुपए कम में बेच रहा है। अब मैं तो कह रहा हूं जी 16 रुपए कम में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाला भाई साहब क्या कह रहा है, कितने रुपए कम में बेच रहा है? वो 60 रुपए कम में बेच रहा है। तो यानी 16 की जो वैल्यू है ना, वो कितने के बराबर है जी? 60 के बराबर। यानी 16 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को। एक की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो कितनी आ जाएगी भाई? 60 बटे में 16। काट दो इसको, 4 चौक 16 और 15 चौके 60। अब आपको बताना क्या है कि जी वो वस्तु क्या कितने की थी, क्रय मूल्य क्या था उसका? तो ये ओरिजिनल वैल्यू थी, क्योंकि 100 ओरिजिनल है तो 100 की वैल्यू निकालनी, गुणा कर दो जी 100 के साथ। तो यहाँ पे इसको काट दो जी, ये कितने पे चला गया जी? 25 पे। तो 25 गुणा में 75 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे जी? इसकी मल्टीप्लीकेशन आपको ऐसे करनी है। देखो तरीका क्या है, लास्ट वाले के नंबर की मल्टीप्लाई पापा 25 क्या हासिल 2। अब देखो 5 दूनी 10 और फिर यहीं पे 5 से कम 5, 10 और 5 15 और 2 ये कितना हो गया जी? 17। 17 का 7 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया जी? 375। तो जहां 375 लिखा है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर में पुरुषों की
और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 2:3 है। वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या में 10% की बढ़ोतरी हुई, महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, पुरुषों की संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है वो आपको ज्ञात करनी है। देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। आपके सामने दे रखे जी पुरुष और महिलाएं, तो मैंने लिख दिया ऊपर जी मेल यानी आदमी पुरुष, और पीछे लिख दिया जी फीमेल। जैसा बोला है सिर्फ वैसा ही करना है। क्वेश्चन जो है उसमें आपको कैसे सोचना है हमें वो चीज सीखनी है, बाकी सबको मैथ आता है। ठीक है, अब मैंने कहा जी 2 पुरुष होंगे तो 3 महिलाएं होंगी, और टोटल जो जनसंख्या है वो पुरुष और महिलाओं से मिलाकर बन गई जी 5। ठीक है, अगर 2 पुरुष होंगे तो 3 महिलाएं होंगी और टोटल जनसंख्या क्या हो जाएगी जी 5, पॉपुलेशन हो गई जी ये 5 शहर की। ठीक है, अब मेरे भाई इसको आपको करना क्या है कि ये 2 है और ये 3 है और ये 5 है, इसको थोड़ा सा सिंपल डाटा बनाने के लिए यहाँ मैं पीछे 2 जीरो लगा देता हूँ, रेशियो में कोई अंतर नहीं होगा। तो अब देखो मैं मान लेता हूँ जी शहर में 200 आदमी थे, 300 औरतें थी, तो जो शहर की जनसंख्या थी ना वो पहले कितनी थी जी 500। ठीक है, अब वो कह रहा है साल के अंत में, जब पूरा साल खत्म होने वाला था उस अंत में शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई। कौन सी चीज 10% बढ़ी है, तो आपसे वो कह रहा है जी पॉपुलेशन 10% बढ़ गई। तो 10% परसेंट का मतलब होता है जी 100 के ऊपर 10। अब एक बात बताओ 100 पे 10 बढ़ी है तो 500 पे कितने बढ़ गई जनसंख्या जी 50। यानी शहर की जनसंख्या कितनी हो गई यहाँ पे 550, और कितनी बढ़ी है जी टोटल 50। नेक्स्ट लाइन में उसने कहा जी महिलाओं की जनसंख्या है ना वो 8% बढ़ी है। तो महिलाएं कितनी थी जी यहाँ 300, और 300 का जी 8% निकाल लेंगे, 300 गुणा 8 बटे 100, तो कितनी बढ़ गई जी 24। यानी महिलाएं बढ़ी हैं कितनी 24, टोटल बढ़ा है 50। तो आप ये बता नहीं सकते पुरुष कितने बढ़े हैं। यानी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 50 इंक्रीज हो गई है, जिसमें लेडीज जो है वो 24 बढ़ी हैं, तो पुरुष कितने बड़े होंगे भाई 26। तो आपने कहा जी 26 बढ़े हैं पुरुष। अब एक बात बताओ जी 26 बढ़े हैं पुरुष, कितने के ऊपर बढ़े हैं, तो जी इसके ऊपर बढ़ेंगे, ये बेस डाटा है आपका। तो आप लिखोगे जी 26 बटे में 200, और भाई प्रतिशत कभी भी जिंदगी में लगाना हो ना तो मल्टीप्लाई किससे कर देना आपको 100 से। तो ये यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कटता है उसको काट दिया, यहाँ पे कितने पे कट गया जी ये 13 पे, और 13% क्या हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, ये आपका आंसर हुआ। एक व्यक्ति 2000 रुपए की वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट के साथ बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरे भाई मैं आपको 15 तरीके सिखा सकता हूं एक ही सवाल को सोल्व करने के लिए और छूट से रिलेटेड चीजों को सोल्व करने के लिए। आप उस चीज को बेसिक समझो कि ये चीज है क्या। देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, इसको समझना, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने छूट से उठाया है उसको भी समझना। मैं जो चीज समझा रहा हूं उसको देखो, यहाँ पे देखो कह रहे जी एक व्यक्ति है वो एक चीज जो है उसको 10% और 20% की 2 छीट पे बेचता है। तो मैं एक चीज आपको बोलूंगी जी 100 रुपए की चीज थी उसको पर 10 की छूट पे दे के बेचेगा तो 90 में बेचेगा, तो आप इसको ऐसे लिख दो सीधा। ठीक है, अगली बात कह रहा है जी 20% फिर छूट पे बेच दी, क्रमागत का मतलब लगातार। ठीक है, ये लिख दिया जी 20 बटे में 100, लगातार घटी है। अब ये 20 बटे 100 नहीं 80 बटे 100 होगा। 80 बटे 100 क्यों, क्योंकि 20% 100 के ऊपर छूट दी गई है। तो 100 में से 20 घटाया कितना आ गया जी 80, तो ये होगा जी 80 बटे 100। अब पहले वो चीज कितने की थी जी इतने की थी, अब उस पे कितने की छूट दी है, बोला जी 10% की थी जी, 100 में से 10% की छूट दी तो ऊपर 90। अगला कह रहा है जी कितने परसेंट की छूट दी है, तो 8% की छूट दी है, तो 8% की मतलब सॉरी 20% की छूट दी है, तो 100 में से 20 घटाया कितना आ गया 80। अब इसमें से जो आपका कैंसिल हो रहा है ना कर दो उसको, 4 जीरो से ये 4 जीरो गई कट भाई, है ना। अब 9 से 9 आठे 72, और 72 दूनी कितना होता है जी 144, 144, और पीछे लगा दो जी 2 जीरो। ये हो गई भाई अब वो चीज वस्तु की विक्रय मूल्य, एसपी कॉस्ट सेलिंग प्राइस। अब देखो 20,000 रुपए की चीज थी, उसके ऊपर 10% और 20% छूट दी, तो उसके बाद ये चीज कितने रुपए की हो गई जी 14,400 रुपए की। अब इसको देखो आपको अगर छूट निकालनी है ना क्रमागत छूट, ठीक है, तो आप इसको निकालने के लिए 3 तरीके हैं आपके पास। कैसे कैसे निकाल सकते हो ध्यान से देखना। एक तो जो आप यूज करते हो जी x प्लस में y प्लस में x इंटू वाई अपॉन 100, ये तो जब कोई चीज लगातार बढ़ती है उस केस में। ठीक है, और जो डिस्काउंट होता है वो होता है जी x प्लस में y माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स वाई अपॉन में 100। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई 10 जमा 20 माइनस में 10 गुणा 20 डिवाइडेड बाई
100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 प्लस 30, 30 माइनस 2 कितना आ गया जी 28%। यानी आप सीधा इसका जो है ना, ये 20,000 आपको दे रखा है, इसका 28% निकाल सकते हो। 28% निकाल दो, आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो छूट घटा के विक्रय मूल्य निकाल दो, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। तो ये 10 गुणा 10, 20, 20 मतलब 2, 30, इनकी गुणा कर लेने हैं आपको, ठीक है। अब मैं जो चीज बता रहा हूं, तीसरी चीज आप देखो भाई, कहाँ इसमें मिस्टेक रही भाई, 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 20 गुणा 10 बटे में 100, 9 आड़े 72 दूनी 114। देखो भाई, अब नेक्स्ट क्या चीज देखनी है हमें, इसमें से 78 घटाएंगे ना मेरे भाई, 78 कितने में से, 100 में से। देखो गुणा भाग जितनी ज्यादा होती है ना, उतना सवाल में क्या होता है, टाइम लगता है और हो सकता है गलती भी हो जाए। देखो मैंने यहाँ पे गलती की है, ठीक है, यहाँ पे गलती की, क्या गलती की है कि 100 में से जब मैंने 28 घटाया ना, तो यहाँ पे 78 लिख दिया, जबकि ये 78 नहीं होगा, कितना होगा यहाँ पे, ये 72। तो जो ये गलती की है ना, ये मैंने जानबूझ के की है, ये दिखाने के लिए कि जब मैं यहाँ गलती कर सकता हूँ तो एग्जाम में भी आपसे गलती हो सकती है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि कम से कम मल्टीप्लीकेशन और कम से कम डिवाइड का यूज करना है, ठीक है। इस सवाल में आपको पता था जी 10% छूट दी है ना, तो वहां पे क्या है कि एक वर्ड 90 की मल्टीप्लीकेशन जरूर होगी, और 90 की मल्टीप्लीकेशन जरूर होगी तो 9 का मल्टीपल जरूर छुपा होगा, और 9 का मल्टीपल जरूर छुपा होगा तो जो आंसर होगा ना वो 9 से पक्का भाग होगा। और बच्चा जो मेरे से पढ़ा हुआ है ना, वो क्वेश्चन कर देखते ही उसने पूरा मल्टीप्लीकेशन की ही नहीं, उसको पता था गुरुजी ने ये चीज समझा रखी है, तो उसने सीधा उसमें देखा जी कौन से में 9 का मल्टीपल छुपा हुआ है और उसको आंसर लगा दिया, और वहां से वो 30 सेकंड की जगह 10 सेकंड में सवाल को करके आगे निकल गया और वो 1 नंबर भी पका गया। तो आपको ये चीज देखनी है। देखो यहाँ पे ये मैंने 28% लिया, इसमें से घटाया, और मैंने गलती से ये 72 की जगह 78 लिख दिया, और क्वेश्चन को क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, और गलत होने से मतलब टाइम ज्यादा लगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यही लगभग लगभग बच्चे फॉलो करते हैं। एक ऐसे भी आप यूज कर सकते हो छूट को, है ना, कि 10% जो छूट है उसको ऐसे लिख सकते हो जी, 10 बटे में 100 कितना हो गया, 1 बटा में 10। तो ये ऊपर हो गई जी छूट, ये हो गया डिस्काउंट, और ये हो गया जी एमपी, यानी जितना उसके ऊपर लिखा है, ठीक है। फिर कह रहा है जी 20%, 20% की प्रतिशत खत्म करेंगे तो कितना आएगा जी 1/5। ये नीचे होगा आपका जी मार्केट प्राइस, और ऊपर क्या होगा आपकी डिस्काउंट। तो देखो 10 रुपए की चीज है, 1 की छूट, तो 10 में 1 की छूट देंगे, कितने की हो गई जी, वो 9 की, ठीक है। 5 पे 1 की छूट देंगे तो कितने की हो जाएगी वो चीज, 4 की, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो कटता है ना उसको काट दो, 2 से 2 दूनी 4, और 2 से 2 पंजे 10। ये कितना आ गया जी आपका 25, और ये कितना आ गया 9 दूनी 18, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये इस तरफ जो होगा ना, ये होगा जी एमपी यानी मार्केट प्राइस, और यहाँ पे जो ये होगा ना, ये होगा आपका एसपी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, तो किसकी वैल्यू दे रखी है जी 25 की। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आप बोलोगे जी 25 की वैल्यू दे रखी है 20,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 25 डिवाइड कर दो, और हमें निकालने कितने की वैल्यू की, उसने कितने में बेची, ये है पीछे में विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से गुणा कर दो, गुणा, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य है जी 18, ये कट गया जी 25 से, 25 से कितने पे चला गया जी, ये 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 चौक 20, और फिर इसके पीछे 3 जीरो, फिर 5 से काटेंगे जी, 5 आठे 40, और फिर यहाँ पे कितना आ गया जी 0 0, और इनकी 18 आठे 144, और पीछे 2 जीरो, यानी ये आपका क्या आ गया भाई आंसर। यहाँ पे मैंने 3 चीज आपको समझाई है, अलग अलग तरीके से तीनों चीजों को बताया है, चीज एक ही है, कोई भी चीज लगातार घटती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं और छूट बोलते हैं। यानी 20,000 रुपए की चीज थी, उसके ऊपर ये 2 छूट दे दी, चीज कितने की हो गई जी ये। या तो आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो। इसी भाषा को मैं दूसरे तरीके से आपसे बोलूं तो आपको ऐसे भी इस क्वेश्चन को बोल सकता हूं कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, अगले वर्ष वो 10% घटी, और उससे अगले साल वो 20% घटी, यानी 2 वर्ष के पश्चात शहर की जनसंख्या बताओ। क्वेश्चन वही है,
थोड़ी सी चीज अलग की है, और वो क्या कह रहा है जी, शहर की जनसंख्या बताओ, तो शहर की जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होगी, इतनी होगी। यानी डिस्काउंट बोल लो या सक्सेसिव डिक्रीज बोल लो, लगातार घटोतरी बोल लो, एक ही बात है, एक ही चीज है। यानी प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस जो है ना, वो एक ही चैप्टर है। तो ध्यान रखना, इन दोनों चैप्टरों में कोई अंतर नहीं है। आपको बेसिक चीज समझनी है कि आपको जो क्वेश्चन करना है ना, वो करना कैसे है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12.5% तथा 14.2/7% की छूट देता है। ठीक है, क्रमागत छूट, झूठ नहीं भाई, ये छूट है, झूठ नहीं है, ये क्या है जी, छूट देता है, डिस्काउंट देता है। छूट के अलावा यह आश्वासन देता है, ये यहाँ पे गलत लिखा गया, आश्वासन देता है कि यदि आप 4 वस्तु खरीदोगे तो मैं आपको 2 वस्तुएं फ्री दूंगा। इस प्रकार दुकानदार ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट देता है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आगे आ सकता है, और बड़ा आसान सा सवाल है। इसको करने का तरीका समझेंगे। आपको ये समझना है कि हमें सोचना कैसे है मैथ को सोल्व करने में। ठीक है ना, मैथ तो आप कर सकते हो, घर बैठ के एग्जाम आपको दे दूं ना, मैं लो ये पेपर सोल्व करो, तो हर कोई उसको कर सकता है, लेकिन आपको एग्जाम में सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, आपको कैसे सोचना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे। ये दे रखा है जी 12.5%, 12.5% की प्रतिशत खत्म करेंगे तो ये होगा जी 1/8। ठीक है, 14.5 सही 2/7% की परसेंट खत्म करेंगे तो ये हो गया जी 14×7 = 98, 200/7 कितना आ गया जी, ये 1/7। ठीक है, अब मैं देख जो बोल रहा हूं उस चीज को देखो, हम पूरे डिस्काउंट में इसी चीज को यूज करेंगे। मैंने ऊपर भी समझाया, जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है ना, वो इस चीज को ही यूज करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई चीज 8 थी, उसके ऊपर ऊपर दी गई ये छूट है, 8 रुपए पे 1 रुपए की छूट दी, तो वो कितने रुपए में बेचेगा भाई उसको, 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई चीज 7 थी, उसमें 1 रुपए की छूट दी गई जो ऊपर दी गई है, तो 7 के ऊपर 1 की छूट दी, तो कितने में बेचेगा उसको जी, 6 में। तो ये 2 छूट तो आपको सीधी सीधी दी गई है। ठीक है, लेकिन एक तीसरी चीज और क्या कही है उसने, कि भाई ग्राहक को, कि अगर आप 4 चीज खरीदोगे ना, तो मैं आपको 2 चीज और फ्री में दे दूंगा, यानी बाई 4 गेट 2 फ्री। ठीक है, 4 खरीदो और 2 मुफ्त ले जाओ, ये तो 2 है ही है, इसके अलावा ये चीज और मैं आपको दे दूंगा। तो इस चीज को मेरे भाई ध्यान से समझना, वो कितनी चीज खरीदेगा, 4, और फ्री कितनी देगा, 2। अब एक बात बताओ मेरे से, कि दुकानदार के घर से चीज कितनी गई, आइटम कितनी गई। मान लो ये शर्ट खरीद रहे हो आप, तो यहाँ पे 4 तो उसके पैसे आप दोगे और 2 वो फ्री देगा। तो दुकानदार के घर से जो भी माल जाएगा ना, दुकानदार के घर से जो भी सामान जाएगा, वो कितना जाएगा, तो आप बोलोगे जी 4 + 2 कितना जाएगा जी, 6 आइटम जाएगा। ठीक है भाई, दुकानदार के घर से तो यही गया है ना, तो 4 और +2 कितना, 6। तो आप इधर लिख दोगे जी दुकानदार के घर से गया कितना आइटम, 6। अब इस 6 पे उसने छूट कितने पे दी है जी, आप कहोगे जी 2 पे, यानी उसने 6 में से 4 के पैसे लिए, 2 पे छूट दिए। तो एक बात बताओ, 4 में से 2 पे छूट दे दी, तो कितने रुपए का, कितने सॉरी कितने के ऊपर वो क्या लेगा, पैसा लेगा, 4 पे। तो 6 में से 2 छूट, और कितने की चीज बेची भाई उसने, वो 4 पे। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें जो क्रॉस हो रहा है या कट रहा है उसको काट दो, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब देखो ये यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे आ गया कितना भाई, 4। देखो इस तरफ जो है ना, वो क्या है, अंकित मूल्य है। क्या है भाई, अंकित मूल्य है। और इस तरफ जो है ना, वो विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य। ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो इस चीज का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस कितना हो गया, 8 रुपया, और उस चीज का विक्रय मूल्य कितना हो गया जी, 4 रुपया। तो 8 रुपए की चीज को 4 में बेचोगे तो कितने रुपए की छूट पाओगे, तो आप बोलोगे जी 4 रुपए की। भाई 8 की चीज 4 में बेची गई, कितने रुपए की छूट मिली, तो आप बोलोगे जी 4 की, कितने के ऊपर मिली, यहाँ पे देखो कितने के ऊपर मिली, हमेशा अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, डिवाइडेड बाय एमपी, और परसेंट निकालनी तो गुणा में 100। 4 से 4 दूनी 8, और 2 से 100 को काटोगे कितने पे गया जी, 50 पे। आपका आंसर कितना आ गया जी, 50%। तो डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन आया है ना, ये तरीका आपका हर जगह लगेगा। तो एक यूनिवर्सल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके को आप फॉलो करो, कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कौन सा जो है ना तरीका यूज करना है। तो ये यूनिवर्सल तरीका है, हर जगह लगेगा, चाहे डाटा फ्रैक्शन में हो,
चाहे डाटा जो है वो बढ़ाया गया हो या फिर ये वर्ड्स जोड़े गए हो। तो एक तरीका अपनाओ जो आपका क्या कर दे भाई, बेड़ा पार कर दे और पेपर पास करा दे। मुझे क्या आता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितने करके आते हो, सिलेक्शन आपका होता है कि नहीं होता, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% और 20% की छूट देने के साथ साथ क्या करता है, 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु फ्री देता है। सभी छूट देने के पश्चात दुकानदार वस्तु को 540 रुपए में बेच देता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो ध्यान से, बड़ा आसान सा सवाल है। परसेंट को खत्म करके रखना है। सीधी 10% को लिखोगे खत्म करके तो कितना आएगा, 1/10। 20% को मैं सीधा लिख देता हूं मेरा भाई 1/5। ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ नहीं करना है, भगवान को याद करना है, सीधा ऐसे लिखना है। देखो 10 की चीज के ऊपर 1 छूट, तो 10 पे 1 छूट दिया तो कितने में बेचेगा? आप बोलोगे जी 9 में बेचेगा। 5 पे 1 डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचेगा? तो 5 पे 1 छूट दी तो जी 4 में बेचेगा। यहाँ पे देखेंगे उसके घर से सामान कितना गया, तो 3 वस्तुएं तो ये गई और 1 वस्तु यहां से गई, तो टोटल उसके घर से कितना सामान गया जी? 4 गया। और 4 आइटम पे छूट कितने की दी है उसने? तो आप बोलोगे जी 1 की, तो पैसे कितने का लेगा वो? 3 की लेगा। तो 4 पे 1 की छूट दी है, यहाँ पे हो गया 3। अब जो कटता है क्रॉस में उसको काट दो। 4 से 4 कट गया, इस तरफ आ गया जी 10 5 50, उस तरफ आ गया 9 तिया 27। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, और इस तरफ जो आपको चीज दिखाई दे रही है ये है विक्रय मूल्य, एसपी। अब वो कह रहा है कि जी उस वस्तु को उसने 540 रुपए में बेच दिया, यानी जो 27 का मान है ना वो 540 है। ठीक है, 27 की वैल्यू कितनी है? 540। एक की वैल्यू 540 बटे में 27, तो 540 को 27 से भाग दे दो, कितना आ गया जी? एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 20 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 50 की। तो 50 की 20 के साथ गुणा कर दो भाई, तो 50 गुणा में 20 करेंगे, कितना आ जाएगा जी? 50 दूनी 100, और 100 के पीछे एक जीरो, कितना आ गया? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए जो है ना उस वस्तु का क्या था? अंकित मूल्य। तो आप इस चीज को ऐसे सोचोगे ना तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी प्रकार हम क्वेश्चंस मैथ के करवाएंगे आपके। एक तरीका लो, बस उसी से उस चैप्टर को खत्म करो। और एक ही तरीका लिया है हमने किसी भी चैप्टर को समझाने के लिए, प्रतिशत ही है, और उस प्रतिशत से ही 4 चैप्टर हम कवर करते हैं। कौन कौन सी चैप्टर हैं? जो 4 चैप्टर प्रतिशत से जुड़े हुए हैं। आपको अगर परसेंटेज आता है ना तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही चैप्टर है। अगर आपको प्रतिशत आता है ना तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रतिशत है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रतिशत है। और आपको रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रतिशत है। और आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रतिशत है। इन सभी चैप्टरों को हम अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें प्रतिशत का कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि परसेंट है क्या और कहती क्या है। और जो हम मैथ कराते हैं तो बस इसी चीज को समझाते हैं कि जी परसेंट जो है ना वो है क्या, और इस चीज को समझ गए तो ये सारे चैप्टर आपके क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं एक ही तरीके से, एक ही चीज से। बस आपको सोचना कैसे हम वही बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखना कि भाई 125 रुपए की धनराशि 216 रुपए हो जाती है। देखो 16 तारीख की शिफ्ट के आप पेपर खोल के देखना, जो मैंने एनालिसिस करवाया उस दिन क्वेश्चन आया था, उसमें 2 वर्ष का अंतर था, है ना। यहाँ पे 3 साल का है, और उसी में मैंने बताया था कि कल जो पूछेगा ना उसमें पक्का 3 साल का होगा, और मैंने 3 साल का समझाया भी था। और आज जो देखो 17 तारीख को जो पेपर हुआ ना उसमें 3 साल का गैप दिया है। तो जो मैं बोल रहा हूं ना उस चीज को सोचो और उस चीज पे अमल करो, तो आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखो 125 कितना हो गया? 216 हो गया। ठीक है, अब कितने साल का अंतर है? 3 साल का अंतर है। तो जब 3 साल का अंतर है ना तो जितना भी साल का डिफरेंस है चक्रवर्ती ब्याज में उतनी ऊपर पावर कर दो, 1/3 रिवर्स में। ठीक है, 1/3। 1/3 का मतलब हुआ मेरे भाई इसका घनमूल कर दो। तो यहाँ पे 1/3 है ना, तो ये कितने का घनमूल है? तो आप बोलोगे जी ये 5 का घनमूल है। और ये कितने का है? तो जी ये है जी 6 का। कोई चीज 5 से 6 हुई है, यानी कोई धनराशि 5 रुपए से बढ़ के 6 रुपए हो गई, तो आप बोलोगे जी 1 बढ़ गई। कितने के ऊपर? 5 पे। परसेंट निकालनी तो गुणा में 100। 5 से 5 20, 100 कितना परसेंट आ गई जी? 20% वार्षिक। ठीक है ना, 20% वार्षिक। ये आपकी ब्याज की दर आ गई 20%
वार्षिक। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है इस सवाल में कि जी डिफरेंस कितना है, यानी सालों का अंतर कितना है। तो 3 साल में धनराशि होती है ना, तो पावर 1/3 कर देना। अब जिस भाई को ये चीज समझ में नहीं, सीधा 5 क्यों ले आए, तो भाई ये इसका घनमूल है, और घनमूल जो हम बचपन में निकालते थे ना, वैसे ही आप कर लिया करो, इसकी गुणा कर लो 5 की 3 बार। जब 3 पावर है ना, तो इनमें से 3 में से एक कॉमन निकल जाएगा, है ना। जैसे 216 है, ये 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, इसमें से एक 6 बाहर निकल जाएगा, तो ये एक 5 नीचे उठा के रख दिया और एक 6 नीचे उठा के रख दिया। अब इसी चीज में अगर वो 4 साल का दे देता, भाई कुछ भी हो सकता है ना, मान लो वो 4 साल का दे देता और 4 साल में आपसे कहता कि भाई एक धनराशि जो है ना, वो 16 से बढ़ के, या मान लो 4 से बढ़ के 64 हो गई है, जो भी माने, ठीक है। तो आपसे वो पूछे जी बताओ ब्याज की दर क्या है, तो जितने भी है, मैंने यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी लिया है, यानी ए से बढ़ के वो बी हो गई है 4 साल में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब 4 साल की बात करें ना, तो इसकी पावर 1/4 कर देना, इसकी पावर 1/4 कर देना, बस आपका आंसर है। तो इसकी पावर 1/4 करोगे, यानी आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लीकेशन करके लिखोगे, तो जो 4 में से एक टुकड़ा होगा उसको बाहर ले लेना, यहाँ पे भी 4 में से एक होगा उसको उठा के बाहर ले लेना, जैसे इसमें किया वैसे करना, आपका आंसर हो जाएगा। मेन चीज जो मेरी बताने की है ना, वो ये कि जितने भी साल का गैप है, उतनी ही पावर आप क्या कर दोगे, रिवर्स में कर दोगे, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज से पूछा गया था, तो साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितने समय में खुद का 3 गुना हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, कह रहा है जी 5% की वार्षिक दर है और उस 5% की दर से वो कितने गुना हो गया है, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। अब कोई भी धन जो है ना, वो 3 गुना हुआ है ना, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। इस 3 गुना में क्या है, 1 गुना तो धन है ही जो खुद है, प्लस में 2 गुना वो ब्याज लेके बढ़ा है, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जी वो चीज 300% बढ़ गई, यानी 300% बढ़ गई। 300 में से वो चीज ओरिजिनल जो थी ना, मूलधन जो था वो तो था ही, और उसमें 200% क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है, 200%, ठीक है। चीज कितनी गुणे बढ़ी है, 300 गुना, 300% बढ़ी है। उसमें से मूल चीज कितनी है अपनी, 100%, बढ़ोतरी कितने की हुई है, 200% की। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की खासियत क्या होती है कि हर साल बराबर बढ़ता है, यानी 5% एक साल में बढ़ रहा है, तो हर साल मतलब 5-5% ही बढ़ता चलेगा। तो भाई ये 5% बढ़ रहा है एक साल में, और आपको इसको कितने परसेंट बढ़ाना है, 200%। तो 200% कितने साल में बढ़ेगा, तो आप बोलोगे जी 200 की 5 से डिवाइड कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। 5 से 5 चौक 20 और 5 0 0, कितने आंसर आ गया जी, 40 वर्ष। तो जहां 40 वर्ष आपको दिखाई दे रहा है ना, वो आपका आंसर है। इस सवाल में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब वो 3 गुना धनराशि होगी ना, तो 3 गुना में एक तो खुद राशि है ही है, प्लस में क्या है जी, 2 गुना वो बढ़ी है। इसको आप ऐसे लिख लोगे तोड़ के कि 1 गुना का मतलब 100% तो ओरिजिनल राशि है ही है, यानी ये मूलधन है ही है, और ये क्या है जी, उसका ब्याज, क्योंकि ये जो दे रखा है ना, ये इसका ब्याज है, ब्याज, इंटरेस्ट। ये जो आपको दे रखा है ना, ये इसका मिश्र धन है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, मिश्र धन है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस में मूलधन, ब्याज प्लस में मूलधन, ठीक है। 9 साल से मैं मैथ पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और 9 साल से मैंने एक चीज देखी है कि जो भी बच्चा मेहनत से चीजों को सीखता है ना, वो कभी रुकता नहीं है। और जिसका मैथ्स अच्छा है ना, वो, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 1-2 साल में उसको जॉब नहीं मिल जाती। केवल एक मैथ्स अच्छा हो गया उस बच्चे का, तो ये मान के चलो कि 100% नंबर तो वो मैथ्स ही दे देगा उसको। बाकी सब्जेक्ट्स में जो है ना, लेवल बराबर सही रहता है, मैथ्स जो है ना वो काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। एक बंदा 15 क्वेश्चन करके आता है मैथ्स के, एक 20 क्वेश्चन करके आता है। तो जो 20 क्वेश्चन करके आया है ना, उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, भले ही उसकी रीजनिंग थोड़ी सी कम हुई हो, और जिसकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग उसकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी।
इसकी इंग्लिश हिंदी भले ही कमजोर हो, जीएस भले ही कमजोर हो, लेकिन वो इस चीज के बलबूते इनको कवर कर सकता है और उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मैथ्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, रखो हौसला, कामयाबी मिलेगी आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है जी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और 20 किलोमीटर जाता है जी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल आपको बतानी है। औसत चाल जो होती है ना, वो होती है मेरे भाई एवरेज जो स्पीड होती है, औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। मेरे भाई मेरे पास भी बहुत डायलॉग है मारने के लिए, मैं भी क्लास के अंदर मार सकता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा चीजें आपको मिले, है ना। सीधा स्टेट जो पेपर में पूछा गया तुरंत बता दूं, कहानी खत्म। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुल दूरी आपको देखनी है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो 10 + 20 कितना हो गया जी, 30। ठीक है, अब आपको नीचे समय बताना है। तो समय देखो 10 किलोमीटर जा रहा है कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो ऊपर लिख दी दूरी, नीचे लिख दी चाल। ठीक है, प्लस दूसरा जा रहा है जी 20 किलोमीटर कितने की चाल से, 4 की चाल से। तो 20/4। तो 4×5 = 20, 5×2 = 10। ठीक है, यही होगा। ये कितना आ गया जी आपका 30, और 30 में ये कितना हो गया जी आपका 7। ये किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ऊपर आपको लिखना है जी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी थी जी 20 ये, और 10 ये, टोटल कितनी 30। आपने जोड़ के लिख दी। नीचे लिखनी थी आपको क्या, कि कुल समय। तो भाई 10 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लेगा, वो 2 घंटे लेगा। और भाई 20 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लेगा, वो 5 घंटे लेगा। तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जी, आंसर आ गया 30/7। ये भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है जी पी क्यू का 80% है, तो क्यू 2 पी का कितना परसेंट होगा। ज्यादा दिमाग किसी में नहीं लगाना, जो बोला है सीधा उठा के रख दो। पी बराबर है क्यू का मतलब होता है जी गुणा, मल्टीप्लाई का 80%, हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जो कटता है काट दो। लो, 4×2 = 8, या 2 से 2 चौक 8, और 2×5 = 10। ये क्या चीज हो गई, P बराबर है 4Q/5। ठीक है, हो गया। इसमें से जो 4 है इसको उठा के इधर ले आओ, यानी ये क्या हो गया जी, P/4 बराबर है Q/5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो नीचे P के है ना वो P की वैल्यू है, और जो नीचे Q के है ना वो Q की वैल्यू है। सॉरी भाई, P अगर 4 होगा ना तो Q का मान कितना होगा जी, 5। P अगर 4 होगा तो Q कितना होगा, 5। यानी P अनुपात Q क्या है जी, 4:5। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, P अगर 4 होगा तो Q कितना होगा जी, 5 होगा। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट कैसे देखोगे, कह रहा है जी Q 2P का कितना प्रतिशत है। Q जो है वो 2P का कितना प्रतिशत है आपको ये बताना है। तो देखो Q कितना है, यहाँ पे 5 है, तो आपने लिख दिया जी Q 5। 2P का जिसका पूछ रहा है जी, किसका, 2P का। तो जो पूछा है, जिसका पूछा, जिससे कंपैरिजन किया, जिसके साथ कंजंक्शन यूज की गई है, का से सा यूज किया, उसको नीचे। ठीक है, 2P मतलब P 4 है, 2P कितना हो गया जी, 2×4। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना है तो जी गुणा 100। अब यहाँ पे कितना आ गया जी, 5/8 गुणा 100। जो कटता है काट दो, 4×2 = 8, और 4 से कितने पे चला गया जी, 25 पे। ये 25×5 = 125, 125/2%। 125/2% कितना होगा मेरे भाई, 125/2% आपका होगा जी 62.5%। जहां दिख रहा है आपका आंसर लगा दो। ठीक है, आपको करना क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, जो पूछा है सिर्फ वही देखना है। उसने पूछा है जी Q2P का, तो Q पूछा है तो Q को ऊपर उठा के रख दो। किसका पूछा है, किसका पूछा है, 2P का पूछा है, तो 2 और P की वैल्यू उठा के यहां रख दो, और परसेंट लगानी है तो हमेशा 100 से गुणा कर दो। ज्यादा उस क्वेश्चन में उलझना नहीं है, जो पूछा है सीधा सीधा वही बताना है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं, और वो क्या कह रहा है जी,
जिससे जिसमें ए 1200 रुपए लगाता है और बी 1800 रुपए लगाता है। वर्ष के अंत में बी को ए से कितने % ज्यादा लाभ होगा? तो जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पैसे लगाएगा उसको कम लाभ मिलेगा। देखते हैं क्या कह रहा है। सीधा लिखा भाई ए और बी। ए कितने रुपए लगाता है? 1200। बी कितने लगाता है? 1800। बराबर टाइम के लिए लगा रहे हैं तो लाभ भी बराबर ही मिलेगा, क्योंकि भाई देखो टाइम बराबर है ना, तो इसलिए यहाँ पे टाइम का कोई लेना देना है नहीं। अगर टाइम अलग होता तो टाइम से मल्टीप्लाई करते, अगर टाइम सेम है तो कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें जो कॉमन है उसको काट दो, नहीं भी काटोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, काट दोगे तो भी आपकी इच्छा है। ये कितना आ गया जी? 4 से 4 तिया सॉरी 3 से 3 चौक 12 और 3 छिक 18। 2 से काटेंगे जी 2 और 3। ठीक है। अब वो कह रहा है, मैं कह रहा हूं जी इसको 2 रुपए लाभ मिलेगा, तो इसको कितने रुपए लाभ मिलेगा जी? 3 रुपए लाभ मिलेगा। ठीक है। अब वो कह रहा है जी बी को, किसको? बी को। किससे? ए से। जिससे पूछा है ना वो नीचे लिखना है। किससे पूछा है? ए से, तो ए की वैल्यू नीचे। जिसके साथ वर्ड यूज होता है ना, कंजंक्शन यूज होती है, जोड़ने वाला वर्ड यूज होता है, वो नीचे। तो बी को ए से कितना अधिक क्या मिल रहा है? लाभ मिलेगा। तो कितना अधिक मिलेगा जी? जितना ये इससे अधिक है। तो 2 से 3 कितना अधिक है? 1। तो गुणा में सॉरी ऊपर लिखेंगे 1 और परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा जी? 50% क्या मिलेगा उसको? ज्यादा लाभ मिलेगा उससे। ठीक है। अब सीधी सीधी सी बात है, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। ये इससे कितना फालतू दिख रहा है आपको? 1 फालतू दिख रहा है। 1/2 गुणा में 100। कितना आंसर आएगा जी आपका? 50%। आप सीधा चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं। इसको 1200 मिलेगा, इसको 1800 मिलेगा लाभ। इसको कितना फालतू मिलेगा? तो आप बोलोगे जी 600 फालतू मिलेगा। कितने के ऊपर बोल रहा है जी? ए से कंपैरिजन करना है तो नीचे ए की वैल्यू लिख देना, गुणा 100 कर देना। कान कहीं से भी पकड़ लो भाई, कान पकड़ने हमें। यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा जी? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। दो संख्याएं दे रखी हैं जिनका एलसीएम तथा एचसीएफ दे रखा है आपको। यदि पहली संख्या 130 है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है। अब देखो मोटिवेशन सब चीजें जरूरी है क्लास के दौरान, है ना, लेकिन इस क्लास के दौरान हम वो चीजें नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं उन चीजों को, क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है। टाइम कम है, ज्यादा आपको देना है। हर वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इस क्लास के अंदर जो उसमें पूछा गया है एग्जाम में, और वो बच्चों से करने में समस्या हुई है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि मेरा लक्ष्य है 20 आउट ऑफ 20, मैथ में से 20 में से 20 आपको मिलने ही चाहिए। और ये जो हमारी क्लास चल रही है वो 20 आउट ऑफ 20 के लिए चल रही है। और आप हौसला रखो, आप ये चीज मान के चलो कि आप अगर क्लास कर रहे हो और उन क्वेश्चनों को कर रहे हो जो एसएससी टफ कर रही है, टफ दे रही है, अगर आपने वो सोल्व कर दिए तो 20 आउट ऑफ 20 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखो अगला सवाल, बड़ा आसान सा सवाल है। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है जी। पहली संख्या दे रखी है, ये दूसरी संख्या बतानी है क्या होगा। तो देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। ये बात आपको पता है तो क्वेश्चन तुरंत हो गया होगा। यहाँ पे 1820 गुणा में भाई 26 बराबर है पहली संख्या कितनी दे रखी है? 130, और दूसरी संख्या आपको बतानी है जी गुणा में दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी जी? 1820 गुणा में 26 बटे में 13। 130, 0 से 0 काट दो, 13 से कितना आगे भैया? 13 से इसको 13 दूनी 26 काटो जी, ये आ गया 2 दूनी 4, 8 से 8 दूनी 16 का 6 सिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3, 364। तो 364 आपका आंसर होगा। यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होता है ना, दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या महामारी के कारण क्या है? 15,600 से बढ़ के कितनी हो गई जी? 15,600 से घट के कितनी हो गई यहाँ पे? 14,390 हो गई। आपको बताना कि जी शहर की जनसंख्या जो है ना उसमें कुल कितने % का जो है घटोतरी हुई है। तो इस सवाल को करना बड़ा आसान है, लेकिन इस सवाल में क्या है? टाइम लग रहा है और लगेगा भी भाई, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो 15,600 से शहर की जनसंख्या कितनी घट के हो गई? ये हो गई। तो आप देखोगे जी कितनी घटी है, आप उसको नीचे लिख दोगे। ये लो,
यहाँ पे लिख दिया हमने। इसमें से इसको घटाओ, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे देखो 4 में से 1 गया, कितना आ गया जी आपका 1। कितनी घटी है जी शहर की जनसंख्या? 1210 घटी है। किसके ऊपर घटती है जनसंख्या? जो पहले थी उसके ऊपर घटी है, तो 15,600। और परसेंट निकालना है ना, तो गुणा कर दो जी 100 के साथ, तो ये कट गया। इसमें जो कटता है उसको काट दो, इसका लगभग आंसर आ जाएगा जी 7.5%। तो ये आपका जी 7.5% आपका आंसर था ऑप्शन में, तो आपने इसने किया और आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा है वो आपके सामने है। और मेरे भाइयों दोस्तों, देखो जो सवाल पेपर में पूछे गए हैं मैं उन्हीं को स्लाइड्स के द्वारा आपके सामने रख रहा हूं। तो एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एक टाइप इंपॉर्टेंट है, हर टाइप को एसएससी रिपीट कर रहा है, लेकिन उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा है। आप उस मॉडिफिकेशन को समझोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपके सारे क्वेश्चन होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है जी P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, P की जगह 2 रख दो, Q की जगह कितना रख दो? 3। तो P की जगह 2 रखेंगे तो सीधा हो जाएगा जी 2 गुणा 2 प्लस में 4 गुणा में 3 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब भाग में 4 गुणा 2 घटा में 3। ठीक है, तो ये होगा जी 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 और 4 16, 16 बटे में 8 घटा 3 कितना हो गया जी? 8 में से 3 गया, कितना आ गया जी? 5। तो 16 बटे 5 या 16:5 आपका क्या हो गया? आंसर। P की जगह P की वैल्यू रख दो और Q की जगह Q की वैल्यू रख दो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है और 20 मिनट लेट पहुंचता है। उसकी वास्तविक चाल से वो 3/5 से चलता है, जो वो ओरिजिनल जाता है ना उसके 3/5 से चलता है। तो ज्ञात करें व्यक्ति के घर से ऑफिस पहुंचने का कुल समय कितना लगेगा। एक बच्चा बोल रहा है, बोले गुरुजी एक सवाल तो गलत ही दे रखा था पेपर में, है ना, और वो बड़ा टाइम खा गया वो। ठीक है, मैं उसको बोला बेटा सवाल बताओ क्या, तो जो सवाल जो था ना वो ये था। भाई ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, बड़ा आसान भी है। आपको इसको सोचना कैसे, देखो जो चाल दे रखी है ना वो दे रखी जी चाल का 3/5 हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? उसकी चाल है, स्पीड है। अब इसमें एक बात बताओ, जो नीचे है ना वो ओरिजिनल है, ऊपर जो हो गया वो पहले 5 की स्पीड से जाता था तो अब 3 की स्पीड से जाएगा। तो जो चाल लिखी है ना उसका उल्टा संबंध होता है टाइम से, यानी वो टाइम जो होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/3। पहले अगर ऑफिस जाने में 3 यूनिट लेता था ना टाइम, तो अब कितने यूनिट लेने लग गया? वो 5। समझ रहे हो बात को, कि कोई आदमी धीरे चलेगा तो सीधी सी बात लेट पहुंचेगा, और स्पीड से चलेगा तो ऑफिस जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ पे वो धीरे चल रहा है तो इसलिए समय क्या लेने लग गया? ज्यादा लेने लग गया। कितना ज्यादा ले रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे जी 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है। तो जो 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है ना उसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे रखी है जी, वो 20 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 2 कितने के बराबर आ गई जी? 10 के बराबर। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको 50 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा में कर देंगे, सॉरी 5 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में कर देंगे 10, कितना आ जाएगा जी? 50 मिनट। ये आपका आंसर है। तो जिसका भी 50 मिनट आया है ना वो बिल्कुल राइट था। कुछ नहीं है इसमें, ये आपको देखना कि स्पीड का जो रेशियो दे रखा है ना उसका अपोजिट होता है टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम में हो गया अपना यहाँ 3 और ये हो गया जी 5। इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया जी? 2 का, क्योंकि पहले 3 लेता था 5 लेने लग गया। मैं तो कह रहा हूं कि जी 2 यूनिट समय ज्यादा ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है नहीं गुरुजी 2 यूनिट नहीं है, वो 2 यूनिट 20 मिनट के बराबर है। यानी 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा 20 को। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? 10 को। और आपको निकालना किसकी वैल्यू है? इसको। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई जी? 50 मिनट। तो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति के ऑफिस जाने में कुल कितना समय लगता है। नहीं नहीं मेरे भाई, ये सवाल जो है ना यहाँ पे आज कितना समय लगा है वो है, आज लगा है जी उसको 50 मिनट। ठीक है ना, जो लेट पहुंचा है तो 50 मिनट। लेकिन क्वेश्चन वाले ने ये नहीं पूछा। ऑप्शन ए अगर ये है ना ये कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन वाले ने पूछा कि उसको कितना समय लगता है, यानी ओरिजिनल टाइम कितना लगता है। तो ओरिजिनल टाइम लगता है जी 3 की 10 से गुणा कर दो, कितनी मिनट लगती है जी? 30 मिनट लगती है, यानी आधा घंटा लगता है उसको घर से ऑफिस जाने में। यानी ओरिजिनल टाइम आपसे पूछे तो ये लगा। अब वो कितने की उसमें टाइम में पहुंचेगा? तो वो 50 मिनट में पहुंचेगा। तो क्वेश्चन वाले ने
पूछा क्या है कि ज्ञात करें उस व्यक्ति के घर से ऑफिस जाने में कुल कितना समय लगता है, तो कुल 30 मिनट लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 मिनट देरी से पहुंचता है, वह अपनी वास्तविक चाल से मतलब वही ऊपर वाला सवाल है, उसी को वापस रिपीट किया है। ज्यादा कुछ मैंने इसमें भी कहा नहीं है, सीधी सी बात है। स्पीड 3/5, तो टाइम उल्टा हो जाएगा जी 5/3। पिछला सवाल समझाया ही है, यही आ गया 2 वैल्यू 20, एक वैल्यू 10, एक वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और 30 मिनट आपका आंसर है जो मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, एक अच्छा गोले का इसमें दे रखा है आयतन घन सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है। सवाल में दे रखा है जी गोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करो, जबकि उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है जी, कितना दे रखा है 5544। चलो भाई 5544 दे रखा है, आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो 4 ऑप्शनों में आपको आंसर क्या बताना है, कुछ नहीं बताना है, आपको देखना है कि कौन सी संख्या 11 से भाग होती है। 11 से भाग इसमें देखो कौन सी हो रही है, ये हो रही है क्या 8 और +3 11, 11 में से 16 गया, ये नहीं होगी 11 से भाग। ये देखो 7 और 2 9, और 9 में से 16 गए, ये भी 11 से भाग नहीं होगी। ये देखो जी 8 और 8 16, और 16 और 3 19, 19 में से 8 गए 11, ये होगी जी 11 से भाग। ये देखो जी 3 यानी 0 + 8 और 8 3 11, और 9 और 2 11, ये भी होगी जी 11 से भाग। यानी आपका आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अब आपका आंसर होगा क्या, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट डाटा है ना। तो आप एक बार देखोगे 11 से, और दूसरा देखोगे किससे 7 से। मैंने क्या, एक देखोगे 11 से और दूसरा देखोगे 7 से। वो आपको निकलवाना नहीं चाह रहा, पूरा सवाल निकालो, है ना। वो आपसे चाह रहा है कि आपको 11 से भाग करना आता है, 7 से भाग करना आता है। तो देखो इसको 7 से भाग करके देखो, 7 5 35, 4 39, फिर 7 6 42, 6 48, 7 8 56, यानी ये 7 से भाग नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको 7 से भाग दे के देखो, ये 7 से 7 5 35, 3 38, 7 5 35, 3 38, 7 चौक 28, 2 30, और 7 चौक 28, यानी ये 7 से भाग हो रहा है, तो ये आपका आंसर है। सवाल सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, वहां भी 2 नंबर मिलेंगे सोल्व करोगे तब भी, और अभी भी 2 नंबर मिलेंगे। समय लगेगा इसमें 10 सेकंड, वहां करोगे तो लगेगा 1 मिनट। अब जिस भाई को बोला नहीं मेरे को करके लेना है, तो सिलेक्शन मेरे भाई होगा नहीं अगर करके लोगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो आप पिछड़ जाओगे पेपर में। देखो अगर करना ही है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक गोले का आयतन पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जी 4πr²2, और ये दे रखा है जी 5544। यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू 22/7, और गुणा में r² बराबर है जी ये 5544 के। r² की वैल्यू निकाल लो, जो कटता है काट दो। इसको यहाँ से ले गए भाई, इधर गुणा में हो गया, इससे इसको काट दो। यहाँ पे ये हो गया जी 5544 गुणा में, यहाँ पे हो गया 7 डिवाइडेड में 44। यहाँ पे आ गया जी आपका, काटेंगे पीटेंगे तो इसको 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, फिर इसको जी 4 से काटेंगे, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कितना 441। अब r की वैल्यू निकालनी है तो इसका अंडर रूट कर दो, ये आ जाएगी जी 21। अब आयतन निकालना है, अब आयतन होता है जी कितना 4/3 गुणा में पाई 22/7, r³ आर कितना है आपका, आर है जी 21 गुणा 21 गुणा 21। अब इसको निकाल लो, काटते हैं जो कटता है उसको काट दो, गुणा भाग कर दो, आंसर आएगा जी 38808। अब इससे करोगे क्या, आप ऐसे पेपर करके सिलेक्शन लोगे क्या, ऐसे पेपर करके सिलेक्शन लोगे ना तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं उस चीज को सीखो कि आपको पेपर में करना क्या है। ठीक है ना, आपको आता है नहीं आता से मतलब नहीं है, आपने किया है नहीं किया है उससे मतलब है कि आपको करना कैसे है, आप वो चीज सीखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है। कह रहा है जी एक शंकु जिसकी ऊंचाई त्रिज्या समान है, शंकु से गोला बनाया गया, और कितने गोले आप बनाए जा सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है। दे रखा है जी शंकु की त्रिज्या, अच्छा जिसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या से 1/2 होगी, यानी जो गोला बनेगा उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या से कितनी होगी जी 1/2। तो कोई भी चीज किसी से मॉडिफाइड करके बनाई जाती है ना, तो वो उसका आयतन लेंगे हम। इस चीज में क्या लेंगे जी आयतन, यानी आपके शंकु से अगर मान लो वो गोलियां बनवाता है,
या फिर यहाँ इससे बेलन बनवाते हैं या फिर इससे घन बनवाता है, जो भी बनवाएगा हर स्थिति में आपको क्या रखना है, आयतन रखना है, क्योंकि आयतन से ही दूसरी चीज बनेगी। अब देखो यहाँ पे शंकु का आयतन क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे जी ये होता है जी शंकु का आयतन 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा जी आर स्क्वायर इंटू में एच। एच जो बोल रहा है ना, जो हाइट बोल रहा है वो बोल रहा है जी त्रिज्या के समान है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर, ठीक है। अब इससे बनवा क्या रहा है वो, इससे बनवा रहा है भाई वो गोला, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई और आर की 3, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जी जो आर है ना वो त्रिज्या शंकु से आधी है, तो इसको आधा कर दोगे, ये हो गया जी आधा बटे में 2 और ये पावर हो गई जी 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया आपका 4/3 गुणा में पाई और आर की 3 का मतलब हो गया जी 3 और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये देखो 1/3 पाई गुणा में आर क्यूब, देखो जो कॉमन है उसको काट दो, कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब ये शंकु था भाई साहब, ये यहाँ पे कितना हो गया अभी 4 से 4 दूनी 8, कितने पे कट गया जी ये 2 पे कट गया, तो ये आपका कितना आ गया जी 2। यहाँ पे कितनी चीज थी 1 और उससे ये कितनी चीज बन गई 2, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब आपको जो चीज दे रखी है ना सिर्फ सामने उठा के पुट करनी है। आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन ये होता है। आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन, सॉरी गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन ये होता है। त्रिज्या बोली उसने कितनी 1/2, तो उठा के 1/2 रख दी, तो 1/2 की 3 करेंगे तो नीचे 8 आ गया, जो कटता है काट दो। यहाँ पे एक शंकु से कितने गोले बनाए जा सकते हैं भाई, ऐसे 2 गोले बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या क्या होगी आधी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपको वो ज्ञात करनी है। इस सवाल में क्या दे रखा है आपको 378 सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो आपको सबसे पहले देखना क्या है कि सवाल में दे क्या रखा है, तो इसमें दे रखी सिक्कों की संख्या, ठीक है, और अनुपात किसका दे रखा है, मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो आप लिखोगे सबसे ऊपर कि भाई कीमत किसकी है ना, प्यार से समझेंगे सवाल को। ऊपर लिख दी मैंने कीमत, कीमत में क्या लिखा मैंने, कौन कौन से सिक्के हैं, तो सिक्के जी 1 रुपये का, 50 पैसे का। इस सवाल में बच्चों को बड़ा डाउट रहता है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा शांति से सीखेंगे प्यार से। 50 पैसे का, ठीक है। अब कह रहा है जी सिक्कों की जो कीमत थी ना वो ये थी, यानी एक 1 रुपए का था, एक 50 पैसे का था और एक 25 पैसे का था, ठीक है। उनका अनुपात है ये, किसका, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी मूल्य जो है वो यहाँ पे है, अनुपात जो है मूल्य का, यानी ये 13 होंगे, ये कितने होंगे जी 11 होंगे, और ये सिक्के कितने होंगे जी 7 होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1-1 रुपए के 13 सिक्के हैं, तो संख्या नीचे आ जाएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी भाई, संख्या आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी। 1-1 रुपए के 13 सिक्के हैं, तो कितने हो गए भाई यहाँ पे संख्या 13, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैं बोलता हूं मान लो ये 11 रुपए हैं और 11 रुपए में 50-50 के पैसे के सारे सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे, तो आप बता नहीं सकते कितने सिक्के होंगे, तो आप बोलोगे जी 22 सिक्के होंगे। मैं कह रहा हूं कि ये मान लो रुपए हो गए, तो ये 11 रुपए हो गए और 11 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप बोलोगे जी 22 सिक्के होंगे। यहाँ पे 25 पैसे के, यहाँ पे देखो 25 पैसे के कितने हैं जी, यहाँ पे 7 हैं। अब एक बात बताओ, 7 रुपए में मैं बोलू जी 25 पैसे के कितने होंगे, चवन्नियां कितनी होंगी 7 रुपए में, तो आप बोलोगे 1 रुपए में 4 चवन्नियां होती हैं, तो 7 रुपए में कितनी चवन्नियां हो गई जी 28। ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं जी 13 ये होंगे सिक्के, 1 रुपए के 22 सिक्के होंगे 50 पैसे के, और 28 सिक्के होंगे किसके जी 25 पैसे के। सबको जोड़ लो, 28 प्लस में 22, 28 2 30 और 20 50 और 10 60 और 3 63,
मैंने कहा जी टोटल 63 सिक्के हो गए। कितने सिक्के हो गए जी? टोटल 63, यानी जो संख्या आई मेरे पास वो 63 आई। क्वेश्चन वाला कह रहा है ना गुरुजी 63 नहीं है, कितने सिक्के हैं? 378, यानी जो 63 की वैल्यू है ना वो 378 के बराबर है। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आएगी जी? एक की वैल्यू आएगी अपॉन में 63। ठीक है, काट दो इसको, कितने पे कट गया? 6 पे कट गया। यानी जो मेरा एक यूनिट जो है ना वो कितने के बराबर है जी? 6 के बराबर है। और मुझे किसका आंसर बताना है जी? 50 पैसे के सिक्के का मान बताना है जी, कितने होंगे इसकी संख्या। तो मेरा एक कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। तो 22 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 22 गुणा में 6 कितना होगा जी? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। कितनी आ गई जी संख्या? 132 क्या होंगे? सिक्के होंगे। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि बताओ कि इसके अंदर जो 50 पैसे के सिक्के हैं 378 में, वो टोटल कितने हैं? तो टोटल कितने हैं जी? वो 132 है। अगर आपको बताना है जी यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करना, 13 छिक 78, 78 होंगे। अगर आपसे पूछे जी 25 पैसे के कितने हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। इस क्वेश्चन में एक जगह मूल्य दे मिलता है, एक जगह संख्या दी मिलती है। तो जो कल पेपर में क्वेश्चन आया था वहां पे क्या दे रखा था? वहां पे सिक्कों की संख्या की 378 सिक्के थे। किसी सवाल में ऐसा दे देगा 378 रुपए के मूल्य के सिक्के थे। तो ये दो अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो भाई ये क्वेश्चन है, कल भी मैंने इसको समझाया तो इसमें ज्यादा समय खराब करेंगे नहीं। सिर्फ आप इस चीज को देखो कि सवाल को करना कैसे है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 28 मिनट लेती है और धारा के साथ जाने में 12 मिनट लेती है। नाव और धारा की चाल का अनुपात बताना है। क्या है? तो मैंने ऊपर लिख दिया जी नाव, नीचे लिख दीजिए धारा, या मैंने ऊपर लिख दिया जी बोट, नीचे लिख दीजिए स्टीम। ऊपर लिख दिया जी 28 प्लस में 12 और नीचे लिख दिया जी 28 माइनस में 12। ठीक है, 28 और 12 कितना हो गया भाई? 28 2 30 10 40, और 28 में से 12 गया कितना आ गया जी? ये हो गया 8 में से 2 गया 6, एक गया 1, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 ढाई 40, 2 से 2 5 10, 2 दूनी 4। आपका अनुपात क्या आ गया भाई? नाव और धारा की चाल का अनुपात कितना आ गया जी? 5:2। ये क्यों ऐसे किया मैंने? इसको पूरा समझने के लिए, पेपर में ऐसे ही करना है, पेपर में आएगा तो ऐसे ही करना है। तो आप ये क्यों किया, इसको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, कल की क्लास समझो, पूरा समझाया है बड़े प्यार से। पेपर में बस इतना ही करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो मेरे भाई, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ना उसमें अलजेब्रा के बड़े आसान से सवाल पूछे गए हैं। मैं वो आपको बता देता हूँ कौन से सवाल पूछे गए थे। बड़े आसान, यानी उसकी एंट्री कर ली है उसने एग्जाम में इस चीज की। उसने सिर्फ बहुत आसान सा सवाल पूछा था जी, p प्लस 1/p इज इक्वल टू है ना 7 है, तो पी स्क्वेयर प्लस 1/p स्क्वेयर पूछा था उसने, क्या होगा? ये पेपर में पूछा था, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सा सवाल है। 49 माइनस में 2, 47 इसका आंसर हो गया। ये सवाल पूछा था, सबको आता होगा, नहीं आता है तो बता देता हूं, इसका स्क्वायर करके -2 घटा दिया, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे मैं कहूं जी p प्लस 1/p इज इक्वल टू 9 है, तो p स्क्वेयर प्लस 1/p स्क्वेयर की वैल्यू बताओ, तो 9 का स्क्वेयर कर देना 81 और उनमें से 2 घटा देना 79, ये आपका आंसर है। बहुत क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये आपको जो क्वेश्चन बताया है ना वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बताया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे जी, ऐसे करना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आप सब जो क्लास के अंदर जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही क्लास लेते रहें। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे आने वाली क्लासों में उस डाउट को क्लास के अंदर रखा जाएगा और आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें।